हमारे साथ एक्स डीजीपी सर मौजूद हैं और जब मैं इनको देखता हूं तो मुझे बहुत हौसला मिलता है। मैं सबसे पहला सवाल आपसे जानना चाहूँगा, आपका जो बहुत बिग अचीवमेंट रहा बुरहान वानी का पूरा एपिसोड, मैं आपसे वो एक किस्से के तौर पर समझना चाहता हूं कि कैसे आप वहां तक पहुंचे। एक बहुत बड़ा नेटवर्क था और बहुत उसके बाद बुरहान वानी के बाद पूरे जम्मू कश्मीर के हालात बदल गए। तो मैं वो पूरा एपिसोड आपसे समझना चाहूँगा। इसको इस तरह आप कहिए कि कोई भी वैद्य है उसका काम है इलाज करना, और जब हम वैद्य साहब के सामने बैठे हैं तो इन्होंने कई लोगों का इलाज किया, गुंडे, मवाली, आतंकवादी, और ऐसा इलाज किया कि वो मिसाल बन गया। तो ये इलाज का नुस्खा हमें समझाइए, मुख्य रूप से यही समझना चाहते हैं। हेलो जी जी, बोलिए सर, बोलिए। हेलो 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 जी जी जी, यहाँ तक बुरहान वानी का इंसिडेंट की बात है। ये एक एनकाउंटर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे हुआ और उसमें 4 टेररिस्ट मारे गए, उसमें बुरहान वानी भी था। लेकिन मैं इसमें बताना चाहता हूं कि एक इकोसिस्टम ऐसा बनाया गया कश्मीर में कि उसको एक पोस्टर बॉय की तरह प्रोजेक्ट किया, जिसमें सोशल मीडिया का रोल बहुत प्रोमिनेंट है। उसको किस तरह से एक पोस्टर बॉय बनाया गया और पूरे सोशल मीडिया में वो छाया हुआ था। और जब उसकी एनकाउंटर में डेथ हुई तो ऐसा माहौल पैदा हुआ कि कश्मीर में ऑलमोस्ट एकदम सारा सिस्टम कोलैप्स करने लगा। और वहाँ ये मेरी खुशकिस्मती कहें या ये कहें कि मुझे ये एनकाउंटर जुलाई के 7-8 जुलाई को हुआ, और जब हालात बहुत ख़राब हुए तो 2 महीने के बाद मुझे ये चार्ज मिला पहले एज ए स्पेशल डीजी J&K पुलिस लॉ एंड ऑर्डर, उसके बाद एज डीजीपी। इनफैक्ट मेरे 2 सीनियर कुलीग यहाँ डिप्टी सीएम बैठे हैं, ये उस गवर्नमेंट के हिस्सा थे। मैं वहाँ सिचुएशन बताना चाहता हूँ कि उस वक़्त बहुत सारे एरियाज़ ऐसे थे, खासकर साउथ कश्मीर में, जो बिल्कुल कट ऑफ हो गए थे। इनफैक्ट यहाँ साउथ कश्मीर के हमारे सीनियर 2 पॉलिटिशियन भी बैठे हैं और एमपी साहब मिस्टर लाबे भी बैठे हैं, ये जानते हैं। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट और तहसील्स के जो रास्ते थे वो कट ऑफ हो गए थे, और बहुत सारी जगहों पे सड़कें उखाड़ के उस पे बिजली के पोल डाल दिए गए और पेड़ काट के डाले गए। जब वहाँ आर्मी या सीआरपी जाती थी या लोकल पुलिस जाती थी, उन पे बहुत हैवी पथराव होता था। तो एज ए रिजल्ट एक ऐसा माहौल बन गया कि बहुत सारे एरियाज कट ऑफ होने लगे। अल्टीमेटली हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इसको कैसे नॉर्मलाइज किया जाए। तो मैं इस वक्त एग्जैक्ट फिगर, अब मुझे 3-4 साल हो गए, याद नहीं होगा, बट एक ऐसा हमने एक्शन शुरू किया आर्मी के और सीआरपी के जो दस्ते थे उनको साथ लेके। खुद मैं एक डिस्ट्रिक्ट और तहसील हेडक्वार्टर में गया और ये रास्ते क्लियर किए गए। वहाँ बहुत सारा पथराव में बहुत सारे लोग जख्मी हुए। अल्टीमेटली बहुत सारी जगहों पे एनकाउंटर हुए और हमने लिस्ट ड्रॉ की। उस वक़्त आपको मालूम होगा बहुत जो प्रोमिनेंट टेररिस्ट लीडर्स थे कि इनको टारगेट करना है।
तभी हालात बेहतर होंगे। तो आपको फेमस याद होगा, ऑपरेशन ऑल आउट लॉन्च किया गया। जी आर्मी, जे.एंड.के पुलिस, आर्मी और सीआरपी को साथ लेके, और उनके न्यूट्रलाइज करने से, और ये सारे रास्ते खोल के लोगों के बीच जाके, बिकॉज अल्टीमेटली लोगों की प्रॉब्लम है, जब तक उन तक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पहुंच सकती तो एक लोग बेबस हो जाते हैं, उनके पास कोई चारा नहीं रहता है सिवाय टेररिस्ट की डिक्टेट सुनने में। तो ये एक ऐसा माहौल वहाँ इकोसिस्टम क्रिएट किया गया जो फॉर्चुनेटली आज 370 के हटाने के बाद वो इकोसिस्टम बिल्कुल खत्म हुआ। एक और बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि आप शायद यहाँ बहुत सारे लोग या कंट्री में नहीं जानते होंगे, बहुत हद तक पुलिस एक्शन करना पड़ा। मेरे ख्याल 10,000 से ज़्यादा लोगों को केसेस में अरेस्ट किया गया, और पब्लिक सेफ्टी एक्ट में शायद हजारों लोगों को डिटेन करना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो अपर ग्राउंड नेटवर्क था उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी था अगर हमें कामयाब होना। आज जो आप रिजल्ट देख रहे हो उसका, वो 2-3 साल पहले जब बुरहान वानी के बाद जो एक्शन 2-3 साल हुआ उसका बहुत असर हुआ, और अल्टीमेटली आज आप इस सिचुएशन पे आए। सर, दिल तो कर रहा है कि आपसे बहुत सवाल करूं, और आपसे बहुत सवाल करूं जम्मू कश्मीर के हालात पर, क्योंकि आप डीजीपी रह चुके हैं, यहीं के हैं, आप इसको बेहतर तरीके से जानते हैं। 370 के बाद आप रियासत जम्मू कश्मीर का क्या मुस्तकबिल देखते हैं, और आपको क्या ऐसा लगता है कि अगर मेरे ज़माने में 370 हट गई होती तो मैं ये काम कर देता और कश्मीर में अमन लौट जाता, यहाँ के अवाम के घरों तक अमन पहुँच जाता? देखिए सर, एक छोटी सी गुजारिश है, आप जवाब कंप्लीट कीजिए। गौरव गुप्ता जी हमारे बीच हैं, आप जनरल सेक्रेटरी हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। गौरव गुप्ता जी हमारे साथ मंच साझा कीजिए। उद्योग के हवाले से जानेंगे कि कितना इंडस्ट्रियलिस्ट में, उद्योगपतियों में या व्यापारियों में 370 के पहले क्या था, अब क्या है, क्या हालात हैं, आप कंप्लीट कीजिए सर। पहले मैं जी बात कर, ये जो 370 के हटने के बाद मैं 3-4 चीजें बोलने के लिए, तो कश्मीर पे पूरा दिन है बोलने के लिए, लेकिन मैं कुछ चीजें हाईलाइट करना चाहता हूं। एक, आज वो जो आपका सेपरेटिस्ट स्पोर्ट थी जी वो खत्म हो गई। जी आज जो बंद कॉल दी जाती थी, हड़तालें होती थी, आप कॉल्स दी जाती थी कि एनकाउंटर साइट्स पे पहुंचो, वो स्टोन पेल्टर्स सैकड़ों की तादाद में आते थे। जहां एनकाउंटर चल रहा है वहां पुलिस पे, सीआरपी पे, आर्मी पे पथराव इस हद तक किया जाता था ताकि टेररिस्ट को वहां से भगाया जाए, उनको वहां पुलिस के घेरे से निकलवाया जाए। वो इकोसिस्टम आज खत्म हुआ, क्रैक कर दिया। दूसरा, जी जो सॉफ्ट सेपरेटिज्म था, जो अंदर से सपोर्ट करते थे, आज अब मैं उसका ज्यादा वो नहीं बोलना चाहूंगा, नाम नहीं लेना। हमारे साथ कविंदर गुप्ता सर भी हैं, जो आपकी बंदिशें हैं वो उनके साथ लागू नहीं होती, रियासत के डिप्टी सीएम रहे हैं। तो उसमें क्या है कि बहुत सारे जी आप पुलिस स्टेशन में किसी को लेकर आए तो वहाँ पॉलिटिकल या लोकल प्रेशर आता था उनको छोड़ने के लिए। एक बैटरी ऑफ लायर्स कोर्ट में खड़ी हो जाती थी जो टेररिस्ट को सपोर्ट करने के लिए उनको बेल के लिए आ जाते थे। हमारे जो गवर्नमेंट की तरफ से लायर थे उनको ओवरऑल किया जाता था। एक और बड़ी अच्छी चेंज जो आई है, जो कश्मीर वैली में जेल्स हैं जी, दे वर बिकमिंग एक्चुअली डेन ऑफ रेडिकलाइजेशन। वहां टेररिस्ट के साथ कोई पथराव वाला रख दिया, चोरी वाला रखा, वो साथ में मिलके उनको रेडिकलाइज करते थे। ये जो अब एक पॉलिसी बनाई कि टेररिस्ट को बाहर की जेलों में भेजा जाए, ये एक बहुत बढ़िया वेलकम स्टेप है, और इससे दहशत इन
एक ठीक। टेररिस्ट के दिल में गई। ठीक है। कविंद्र गुप्ता जी। लास्ट पॉइंट जी। मैं एक और कहना चाहता हूं कि जो इनको सपोर्ट मिलती थी टेररिस्ट को जी। इन टर्म्स ऑफ जो जी। जेल्स में इनको होता था और पब्लिक सेफ्टी एक्ट्स में डिटेंशन स्क्वैश होती थी, ये सारी चीजें ठीक है इसमें सर। बहुत फर्क आया। ठीक है सर। जी। कविंद्र ठीक है, गुप्ता सर, अभी एसपी वैद साहब कह रहे थे कि 370 के बाद पत्थरबाजी में कमी आई है, टेररिज्म में कमी आई है, सेपरेटिज्म ख़त्म हो गया है। लेकिन लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, आरोप ये लगते हैं कि पत्थरबाजी तो अभी भी होती है, जब एनकाउंटर होता है तो पत्थरबाजी होती है। नॉर्थ कश्मीर तक अब 90s के बाद अब फिर नॉर्थ कश्मीर में हालात ख़राब हो रहे हैं, अभी तक तो साउथ कश्मीर में था। और कहते हैं कि सेपरेटिज्म को दबा के रखा है, हाउस अरेस्ट किया हुआ है, नज़रबंद किया हुआ है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। तस्वीर कुछ और। देखिए, ये एक बात तो साफ है कि पिछले आंकड़ों के साथ उसको कंपैरिजन करें तो आपको चीज़ें साफ नज़र आएंगी कि हालात बदले हैं। एक मिलिटेंट का जनाजा निकलता था तो लाखों की तादाद में लोग पीछे चल देते थे। पत्थरबाजी रोज़मर्रा के बंद, एक बार कह दिया तो बंद हो गया, कब खुलेगा? आज वो सारी चीज़ें कहाँ हैं? आज कश्मीर का नौजवान इस सारी व्यवस्था से तंग आ चुका है। पिछले दिनों बीएसएफ की भर्ती हुई थी, 30,000 नौजवानों ने वहाँ पर जाकर के जो अपना पेपर दिया, वहाँ पर अपना टेस्ट दिया, उससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं फिज़ा बदली है। और मैं ये भी कहता हूँ कि 70 साल का जो बिगड़ा हुआ सिस्टम है एकदम से ठीक हो जाएगा। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि गिलानी साहब ने इस्तीफ़ा क्यों दिया? सेपरेटिस्ट लीडर जिनके माध्यम से ये सारी चीज़ें करवाई जाती थी, आज वो बैकफुट पर हैं, आज वो बिल्कुल साइलेंट है, किसी ने उनको साइलेंट करके नहीं रखा है। और जो एक मिसकंसेप्शन लोगों के दिलों में डाली गई थी, आज उसी का परिणाम है कि लोग समझने लगे हैं कि धारा 370 टूटने के बाद धारा 370 कोई तोड़ नहीं सकता, धारा 370 टूटेगी तो ये हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ हुआ? उसके बाद सारा सिस्टम भी ठीक चल रहा है, पहले से बेहतर है, लोग खुशहाल हैं। तो इस सारे सिस्टम में हम खुद समझ सकते हैं कि आने वाले जो वर्ष हैं। जी। एक छोटी सी बात आपको कहूँगा कि धारा 370 के कारण से कुछ कानून जो जम्मू कश्मीर में जैसे स्टेट सब्जेक्ट था हमारा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजी की बात नहीं करूँगा, मैं वाल्मीकि समाज की बात नहीं कहूँगा, मैं गोरखा समाज की बात नहीं करूँगा। हालांकि जो लोग विदेशों में जाते हैं और 5 साल 6 साल रहने के बाद उनको ग्रीन कार्ड दे दिया जाता है, हमारे ही यहाँ के जो महिलाएं थी, हमारी बहनें थी, हमारी माताएं थी, शादी के बाद उनको एकदम से उनका स्टेट सब्जेक्ट ख़त्म कर दिया जाएगा, उसके साथ उनके बच्चों को कोई अधिकार नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें बदली या नहीं बदली? ये चीज़ें हम पहले भी कर सकते थे। सर आप बहुत ही अच्छी बातें कर रहे हैं कि हालात बदले, वेस्ट रिफ्यूजी की आपने बात नहीं की, आपने यहाँ की जो ख़वातीन हैं उनको हक़ दिलाने की बात की, लेकिन कश्मीरी पंडितों का मसला बहुत बड़ा मसला है। और मेरे ख़्याल से बीजेपी के एजेंडे में सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि हम कश्मीरी पंडितों की वतन वापसी कराएंगे, मुल्क वापसी अपने कराएंगे। अब उनका ये कहना है कि अभी तो बहुत देर हो रही है, अभी उस पर कोई बात नहीं हो रही है, और वो कह रहे हैं कि हम किसी अलग कॉलोनी में नहीं बसेंगे, हमारे जो आबाई घर थे, हमारी जो जायदादें, हम वहीं बसेंगे। तो ये मसला कैसे हल होगा? देखिए, ऐसा नहीं है। आप कश्मीरी पंडित समाज के अलग अलग लोगों से बात करेंगे तो 30 साल जो इस सारे एपिसोड को हो गए हैं, उसके बाद स्थितियां बदली हैं, नई जनरेशन आई है, उनकी एक अलग सोच हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर के कोई भी व्यक्ति अपने घर जाने को हमेशा तैयार रहता है, उसके लिए वहाँ पर हालात ठीक प्रकार से हो जाएं। अभी आप अगर कोई किसी पार्टी के साथ जुड़ा है वो अलग बात करेगा, लेकिन हमारा एक ही स्टैंड है कि उनको एक सेफ तरीके से वहाँ पर बसाया जाए, क्योंकि जो लोग उन्होंने जो दुख उन्होंने सहा है, जो उन्होंने सारा पिछले अतीत में देखा है, वो दोबारा ना दोहराया जाए। इसके लिए हालांकि कुछ लोग वहाँ पर हालात ख़राब करने की कोशिश करेंगे। इस सारे माहौल में मैं ये कहना चाहता हूँ, एक
एक शुरुआत पहले अलग कॉलोनीज में, उसके बाद जहाँ जहाँ माहौल ठीक होता है अपने अपने घरों में जाकर के बैठे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी ठीक। गौरव गुप्ता जी, एक सवाल आपसे, व्यापारी इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे देख रहे हैं इस बदलाव को? क्या फर्क महसूस करते हैं? नया सवेरा इस जगत में भी होने वाला है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जी सलाम और जी टीवी पूरे ग्रुप को कि जिस स्तर पर आज एक कॉन्क्लेव का आज यहाँ पर आयोजन हुआ है, मुझे लगता है कि ये नया सवेरा जम्मू कश्मीर की यूटी का जो आज का टॉपिक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग और एक ब्रॉडर टॉपिक है। कुछ शुरू करने से पहले कुछ पंक्तियाँ हैं जो मैं नया सवेरा 370 के बाद पे जो मैंने लिखी हैं, आज मैं आप सबसे साझा करना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर में एक नया सवेरा हुआ, जम्मू कश्मीर में एक नया सवेरा हुआ, 370-35A का खत्म जब यहाँ बसेरा हुआ। औरतें भी अब कह सकती हैं हक से, जो मेरा था हिस्सा अब वो मेरा हुआ। वाल्मीकि समाज हो या वेस्ट रिफ्यूजी, सबकी जिंदगी में खत्म अंधेरा हुआ। जम्मू कश्मीर में एक नया सवेरा हुआ, 370-35A का खत्म जब यहाँ बसेरा हुआ। इसके साथ ही मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जम्मू रीजन की बात करूँ या जम्मू कश्मीर की बात करूँ, बदकिस्मती रही जब 35A और 370 के जो पहले का माहौल था यहाँ का, और जिस दिन ये रिवोकेशन ऑफ 35A एंड 370 हुआ, एक खुशी की लहर हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में उस दिन एक नए स्तर पर डेवलपमेंट की तरफ हम जम्मू कश्मीर को देखने लगे। पर जहां पर आज मैं बात करूं जम्मू कश्मीर के पोटेंशियल की, खासकर जम्मू के पोटेंशियल की, आज मैं आज सबसे साझा करना चाहता हूं। काफ़ी मेरे से सीनियर लोग यहां पर आए और अपनी अपनी राय रखी, पर मेरा पर्सपेक्टिव जम्मू को लेकर, खासकर जम्मू रीजन को लेकर थोड़ा डिफरेंट व्यू है मेरा, और मैं आज सबसे आज शेयर करना चाहता हूं। आप सब जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की अगर बैकबोन है वो यहाँ का टूरिज़्म है, और हम लोग टूरिज़्म के स्तर पर ही अपनी इकोनॉमी को कहाँ से कहाँ पर ले जा सकते हैं, इसका हमें अंदाज़ा ही नहीं है। और जब मैं बात करता हूँ अपनी पिलग्रिमेज टूरिज़्म की बात करूँ या मैं हेल्थ केयर टूरिज़्म की बात करूँ, खूबसूरत वादियों से हमारा जम्मू कश्मीर पूरा फैला हुआ है। आज विदेशों से दोस्त लोग आते हैं यहाँ पर, पेशेंट्स आते हैं और आके दिल्ली और बॉम्बे जैसे बड़े बड़े शहरों में आके इलाज करते हैं। पर आज मैं आप सबसे इंफॉर्मेशन एक शेयर करता हूँ कि जिस खूबसूरती के बीच में जम्मू कश्मीर इस समय बसा हुआ है, अगर यहाँ पर मेडिकल हेल्थ केयर और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस आए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे खड़ी हो सकती है। और अगर आज मैं बात करूँ एडवेंचरस टूरिज्म की, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, एक बहुत अच्छा प्रयास है जो पिछले साल और कुछ आप देख ही रहे हैं कि पिछले महीने से जो हमारे डीसी डोडा और खासकर एलजी साहब की रहनुमाई में, अगर मैं एडवेंचर टूरिज्म की बात करूं, रिवर राफ्टिंग की बात करूं, आज मैं बात करूं पैराग्लाइडिंग की बात करूं, या डीसी डोडा का जो हमारे साहब का इनिशिएटिव था, ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री एक बन सकती है अगर इस पे फोकस हो। मैं आज आपसे बात इसलिए करना चाहता हूं कि आपके इन्विटेशन पे आज कैटेगरी आपने लिखा था कि आपका किस तरीके से पोटेंशियल देखते हैं जम्मू कश्मीर का। आज तभी मैं आपसे आपका वक्त ले रहा हूं, और मैं आज आपको बोलूंगा कि मुझे बोलने का 2 मिनट बोलने का और मुझे मौका दिया जाए। अगली बात मैं करूं मेडिसिनल प्लांट्स की, अगर मैं बात करूं हॉर्टिकल्चर की बात करूं या एग्रीकल्चर की मैं बात करूं, हमारे यहाँ पर वाइनरीज और विनेयार्ड्स का अगर मैं आज बात करता हूं, उधमपुर की धार रोड की बात करूं, जो कि हमारा जो एक ऐसा सेगमेंट है जो हमारा जो शिवालिक लोअर हिमालयस का जो रीजन है, जहां पर अगर हम फोकस करें एक तो बड़े इंडस्ट्री, बड़े स्तर पर एक इंडस्ट्री ग्रेपवाइंस की आ सकती है। आज अगर मैं बात करूं चनाब बेसिन की, अगर मैं बात करूं जो शुरू होता है किश्तवाड़ से, डोडा से होता हुआ, रामबन से होता हुआ रियासी की तरफ आता है, क्या आपको लगता नहीं वहां पर ऑलिव ऑयल की कितनी बड़ी अट्रैक्शन एक वहां पर और कितनी बड़ी प्रोडक्शन हो सकती है? मुझे लगता है इस इंडस्ट्री पे भी फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं अगर इंग्लिश विलो की बात करूं, माफ करना आप मुझे रोकना चाहते हैं पर आज मैं शेयर करना चाहता हूं। आज मैं इंग्लिश विलो की अगर मैं बात करूं, इंग्लिश विलो इंग्लैंड में अगर आप देखिए, अगर उसका कटआउट है मात्र 1000 रुपए की इंडियन वैल्यू के बराबर वहां पे बिकता है। आज मैं अपील करना चाहूंगा केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर की सरकार को,
यहाँ पर अपील करना चाहूँगा कि हमारा कश्मीर विलो की अगर बात करूँ, वो उसका जो कटआउट है वो 150 रुपये के या 200 रुपये के बीच में बिकता है। पर अगर आज यहाँ पर उसी टैरन, सेम टैरन का माहौल है, जी। अगर आप इंग्लैंड की बात करें या अगर आप बात करें जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों की, सेम टैरन है। आज मैं कहना चाहूँगा अगर इंग्लिश विलो की यहाँ पे प्लांटेशन की जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ के ग्रोवर्स ठीक है को सर, ठीक है बहुत सर। बड़े स्तर पर पोटेंशियल एक बहुत वो सारा होगी। है, लेकिन एक सवाल मैं राकेश कुमार गोयल जी आपसे, कि कोई भी उद्योगपति, पोटेंशियल तो है बता रहे हैं, सबको ये चीज़ें पता हैं, लेकिन एक उद्योगपति अगर निवेश करे जम्मू कश्मीर में तो क्या अपेक्षाएं यहाँ के एलजी से हैं, यहाँ के प्रशासन से हैं, क्या उम्मीद आप करते हैं? हेलो जी बोलिए आप। सर, पहले तो धन्यवाद आपका जी इस्लाम का कि उन्होंने इस मंच पे आज हमें बुलाया और इतने बुद्धिजीवियों के विचार में बिठाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत खुशी हुई आपका ये प्रयास देखकर। देखो, नया सवेरा जो आपने इसका शीर्षक दिया है, तो नया सवेरा तो आएगा ही, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता ने ही इसको ठान लिया है। और जहाँ तक मैं महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो बाहर से आया हूँ, मैं काफ़ी सारे लोगों से मिला हूँ यहाँ पे, तो काफ़ी लोगों का मन जो है अब बिल्कुल तैयार है नया जम्मू कश्मीर बनाने के लिए। और मैं नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने अभी एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी दी है, क्योंकि आपने इंडस्ट्रियल के ऊपर बात की है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो उन्होंने पैकेज दिया है, उसके अंदर यहाँ बहुत सी इंडस्ट्री अब आएगी और ये सारी इंडस्ट्री बहुत सारे रोज़गार पैदा करेगी और बहुत सारे अलग अलग तरीके के सब रोजगार भी पैदा करेगी, क्योंकि उसके बायो प्रोडक्ट भी बनते हैं, उसकी अदर चीज़ें भी बनती हैं। तो बहुत सारा रोजगार पैदा होने वाला है, तो नया सवेरा आने ही वाला है। इसके लिए हम भारत सरकार का, यहाँ की राज्य सरकार का धन्यवाद करते हैं। यहाँ के ऑफिशियल्स, हम डिपार्टमेंट में गए, उन्होंने हमें बहुत कोऑपरेशन दी है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी जो दुविधाएँ हैं, क्योंकि जब हम बाहर से आते हैं, यहाँ प्लांट लगाते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, तो हम पीछे सब स्टेक पे लगा के आते हैं। ये ना हो कि हम लगा के वहाँ आ जाएं और यहाँ आके जो हमें चीज़ें मिलनी हैं उसके अंदर कोई कमी रह जाए, जब वो टाइम पे ना मिले। मान लो जीएसटी का गवर्नमेंट ने रीइंबर्समेंट दिया है या रेट ऑफ इंटरेस्ट में दिया है, जो भी गवर्नमेंट ने दिया है हम उसके मुताबिक, क्योंकि हम मोदी जी के पीछे खड़े हैं, सरकार के पीछे खड़े हैं, क्योंकि हमें ये नहीं है कि हमें तो बिजनेस वहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है। सरकार यहाँ चाहती है हम यहाँ करेंगे, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट करे कि यहाँ के डिपार्टमेंट हमें अच्छे से संभालें और अच्छी व्यवस्था दें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। एसपी वैद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राकेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कविंद्र गुप्ता साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, गौरव सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप चारों मेहमानों ने अपना कीमती वक्त निकाला, अपने अफकार, अपने ख्यालात और अपने नज़रियों से यहाँ हाजरीन और नाजरीन को नवाजा।